नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, ये बताना। ऐसे सैनिकों की संख्या जो काफी प्रेमी भी है 27 है। तो काफी प्रेमी कितनी है, जो क्या है सैनिकों की संख्या कराता है। ये हो जाएगा 90 प्लस 52, कितना हो गया 142, जो कि 27 से इक्वल टू नहीं है, यानी ये गलत है। दूसरा, ऐसे कॉफी प्रेमियों की संख्या जिसमें स्नातक और सैनिक दोनों है 90 है। नहीं, ये कितने हैं 52 है। तो 52 इक्वल टू नॉट 90 है, तो ये भी हमारा गलत है। ऐसे सैनिकों की संख्या क्या है, सैनिकों की संख्या जिसमें ना तो कॉफी प्रेमी है और ना ही स्नातक है। ना तो सैनिक कॉफी प्रेमी ना स्नातक है, कितना है 141 है। 141 इक्वल टू नॉट 193 है, यानी ये भी हमारा गलत है। ऐसे स्नातकों की संख्या जिसमें कॉफी प्रेमी है किंतु सैनिक नहीं है। कॉफी प्रेमी तो है, सैनिकों ने 65 है, तो ये बिल्कुल हमारा ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है ऐसे कथन और उसके बाद दो धारणाएं 1 और 2 दी गई है। कथन क्या है कि इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिससे बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़ा। ये कथन है। धारणा, बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्याएं हो सकती है। दूसरा, बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्याएं हो सकती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल धारणा सेकेंड जो है वो निहित है। बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्याएं हो सकती है, इसलिए दीवारों की मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए। बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्याएं नहीं होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसे कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक जो है वो क्या है, स्वर है। तो आप देख लीजिए कि ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले, अगर ये व्यंजन है एक प्रतीक है तो एट द रेट ऑफ प्रतीक है, उसके बाद क्या है एक स्वर है। तो हमारे पास एक ये हो गया, एक हमारे पास हो गया ये दो, तीसरा की अगर हम बात करें तो कौन हो गया ये, और नेक्स्ट ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो एक ये मिल रहा है एल, और ये भी तीसरा है। और चौथे की बात करते हैं तो यहाँ पर एक है, और लास्ट एक और मिल रहा है ये। इसके पहले देख लीजिए प्रतीक है, उसके बाद जो है वो स्वर है। आंसर हमारे कितने, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। आंसर डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है के एल एम एन और पी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर इसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाली है। किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। शुक्रवार और शनिवार की कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। केवल जो कह रहा है दो व्यक्तियों की परीक्षाएं एन और एम के बीच में है। अगर एन का है और एम का है तो इसमें जो है दो व्यक्तियों की बीच में है। एल की परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाती है। एल की जो परीक्षा है वो कब की जाती है, बुधवार को की जाती है। एन और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति ही जो है परीक्षा में है। क्या है, एक व्यक्ति परीक्षा में है। एन और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति परीक्षा जो है दे रहा है। एन और एल के बीच में एक व्यक्ति दे। पी की परीक्षा रविवार को आयोजित की जाती है। पी की अगर परीक्षा की बात करें तो ये रविवार को आयोजित की जाती है। तो अगर यहाँ पर जो है ये बुधवार है तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, ये हो जाएगा शुक्रवार और ये शनिवार, और इन दोनों के दिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं किया गया है। पी का जो है रविवार का, तो एन का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोमवार का। एक यहाँ पर जो होगा के बच रहा है, तो के जो होगा वो मंगलवार का। क्या है, मंगलवार का। एल बुधवार, एम जो है बृहस्पतिवार। पूछ रहा है कि किसकी परीक्षा सोमवार को आयोजित की जाती है, तो एन का। आंसर जो हमारा होगा कौन सा, डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जानवी और परिणीता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी है जिसमें सभी विद्यार्थियों का मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। उसके बाद कह रहा है जानवी और रवि के बीच में जो है केवल 26 विद्यार्थी खड़ा है। मान लिया कि अगर इधर जानवी है और यहाँ पर दे देते हैं रवि, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 26 लोग हैं। क्या है, 26 लोग। रवि और परिणीता के बीच केवल 14 लोग। यहाँ पर जो है वो परिणीता है, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, रवि और परिणीता के बीच केवल 14 लोग हैं, तो ये हो गया 14 लोग। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो 26 प्लस 14 प्लस जो है 3 और हो जाएंगे, तो क्या हो गया 30 40 3 43। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। कथन क्या है कि पिछले x
पिछले वर्ष एक जिले में केवल 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया। तर्क: राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की है। दूसरा, कई छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रमों के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती होंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी। तर्क एक कथन का समर्थन नहीं करता, जबकि तर्क 2 जो है कथन का समर्थन कर रहा है। प्रोटीन जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइमी भी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मायोसिन। क्या है? मायोसिन प्रोटीन संरचनात्मक भी होती है और एंजाइमी भी होती है। मायोसिन एक आणविक मोटर का प्रोटोटाइप प्रोटीन है जो एटीपी के रूप में रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है। अगला है, ट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? ट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों तथा जड़ से। पत्तियों तथा क्या है? जड़ से। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है और ये अनुदैर्घ्य होती है। क्या? अनुदैर्घ्य होती है। निम्न में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत अधिक होती है? नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है अधिक है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए, यूरिया में। क्या है? यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2 होता है। इसमें सबसे अधिक होता है और कितना परसेंट होता है? 46% होता है। यूरिया को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने लाया था, बनाया था? बोहलर ने बनाया था। क्या है? बोहलर ने बनाया था। अगला है, आर्गन एयर के बाह्य कोश N का विन्यास क्या होगा? और इसका सही आंसर होगा NH2NP6 होगा। क्या है? NH2NP6। आर्गन का जो होता है कितना होता है? 18 होता है परमाणु संख्या और इसका अगर कहा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा NH2NP6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मीतू जो है एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। इसी काम को T2, क्या है? T2 और C2 एक काम को साथ मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं तथा मीतू और क्या है? C2 जो है एक साथ मिलकर क्या है? 3 घंटे में कर सकते हैं। तीनों की क्षमता का टोटल कार्य कितना हो? 12 क्षमता हो गया। इसका कितना? 2, इसका 6 और इसका जो है क्षमता हो गया 4 हो गया। अब यहाँ से क्या है? हमें C2 के निकाल लेना है क्षमता। C2 के क्षमता कितना हो गया? C2 के क्षमता हो गया 4 माइनस कितना हो गया? 1। क्षमता जो 1 हो गया, 1 कितना हो गया? 3 आ गया C2 के। C2 के 3 है और टोटल 6 क्षमता है तो T2 का कितना निकल गया? T2 का हो गया 6 - 3 = 3। तो T2 को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना लगेगा? तो पूरा काम है 12, क्षमता 3 है तो लगे होगा कितना? 4। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक परिवार के एक महीने में विभिन्न मदों में की गई बचत और व्यय को दिए गए पाई चार्ट में दर्शाया गया। एक परिवार हर महीने 8,000 की बचत करता है। एक परिवार का मासिक आय का व्यय दिया हुआ है। परिवार के कुल मासिक व्यय पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, मासिक व्यय पूछ रहा है, ना कि मासिक आय पूछ रहा है। तो कह रहा है कि बचत करता है 60 डिग्री, 60 डिग्री बचत करता है यानी 8,000 रुपया बचत करता है। तो 360 डिग्री में क्या हुआ? बचत कितना हो गया? तो ये हो गया 8,000 बटा 60 गुना 360। ये 6 बार में ये हो गया 48,000। 48,000 जो आया वो आया मासिक आय, लेकिन व्यय पूछ रहा है। तो व्यय क्या हो जाएगा? व्यय जो होगा वो 48,000 में जो बचत कर रहा है 8,000 वो घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 40,000। आंसर जो हमारा होगा ए होगा। अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 75 वोट अमान्य पाए गए। तो सबसे पहले मतदाताओं की संख्या कितनी है? x है। x में जो वोट डाला गया वो 90% ही डाला गया, यानी कितना डाला गया? 0.9x डाला गया। वैध मतों की संख्या कितनी हुई? 75, तो क्या हो गया? अमान्य हो गया, तो 0.9x - 75। ठीक। विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले। विजेताओं को मिला है अपेक्षित कुल वोटों के 50%, ना कि वैध मतों का। x गुना 50/100 बराबर क्या हुआ? 0.5x। ये मिला विजेताओं को। क्या है? विजेता को मिला। उसके बाद कह रहा है कि वह 170 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है? अब हारने वालों को कितना मिला ये देखिए। हारने वाले को प्राप्त मत कितना हुआ? तो ये तो टोटल 0.9x - 75 में से अगर 0.5
5x घटा देते हैं, विजेताओं को इतना वोट मिला लेकिन कुल मत इतना है, तभी तो हो जाएगा ये। यहाँ पर हो जाएगा कितना 0.4x माइनस 75, ये हारने वालों का प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में क्या कर रहा है वहां पर आइए। प्रश्न में कह रहा है कि 0.5x जो मिला था विजेता को, उसमें से हारने वाला को अगर इतना हम घटा देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो कितना बचता है, 170 वोट होता है। मैंने 170 वोटों से जीत गया है, यही हमारे पास है। बस इसे हल कर देना है। 0.5x माइनस 0.4x प्लस 75 बराबर 170। 0.1x बराबर हो जाएगा 170 माइनस 75, क्या है 75। हमारे पास आ जाएगा कितना 95। अब 95 अब बटा हो जाएगा 0.1 यानी 950 वोट। कितना 950। आंसर जो हमारा डी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विजेताओं को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले, अपेक्षित कुल वोटों को, ना कि जो कह रहा है कि वैध मतों का। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x के पावर 4 प्लस 4/x के पावर 4 इंटू एक्स क्यू माइनस 4/x³ का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से है x बराबर अगर 1 लेने पर क्या होता है, x प्लस 1/x बराबर 2 आएगा। क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर क्या 2 होगा। तो बस मान रख दीजिए। यहाँ पर 1 के पावर 4 प्लस 4 बटा 1 के पावर 4 इंटू 1 के पावर क्यू माइनस 4 बटा 1 के पावर क्यू। जब इसे सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 1 माइनस 4, ये हो जाएगा कितना 5 गुना माइनस 3 5 दिया 15। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही। एक त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम होते हैं। एक त्रिभुज के एक अधिक कोण हो सकता है। एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज में जो है 2 न्यून कोण हो सकते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक अगर अधिक कोण है तो 2 न्यून कोण होगा। डी में एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं। तो हमारा आंसर जो हमारा है ए सही हो जाएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1953 ईस्वी में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है, और इसका आंसर हो जाएगा तुमलापल्ली खदान। क्या है तुमलापल्ली खदान। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है तुमलापल्ली खदान, दुनिया के सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। वर्तमान में भारत में जादूगोड़ा यूरेनियम खान झारखंड में स्थित है। चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या है पाटलिपुत्र। मगध यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच कब चलाई गई। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच में कब चलाई गई, तो 1853 ईस्वी में, वो भी 16 अप्रैल को चलाई गई। क्या थे 16 अप्रैल को चलाई गई थी। बोरी बंदर यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी, और ये कितना किलोमीटर चलाई गई थी, 14 किलोमीटर चलाई गई थी। इसमें 34 किलोमीटर चलाई गई थी और टोटल 14 डिब्बे थे। क्या है 14 डिब्बे थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शोभा बिंदु ए से चलना शुरू करती है। क्या है बिंदु ए से चलना शुरू करती है और पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलती है, 10 मीटर चलती है, 10 मीटर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, बाएं मुड़ती है फिर 10 मीटर चलती है और 10 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अगर दाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी और ये 30 मीटर चलेगी। पुनः वह दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। क्या है ये 15 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। क्या है 40 मीटर चलती है। तो यहाँ हो जाएगा 40 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 मीटर बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलकर एक शॉपिंग मॉल चलती है, यानी 5 मीटर चल के यहाँ पर जो है वो शॉपिंग मॉल है। क्या है शॉपिंग मॉल तक पहुँचती है। प्रश्न कर रहा है बिंदु ए शॉपिंग मॉल से कितनी दूर और किस दिशा में। बिंदु ए जो है शॉपिंग मॉल से, यहाँ से हमें देखना है, इस बिंदु से देखना है, बिंदु ए को देखना है, इस बिंदु को देखना है। तो शॉपिंग मॉल से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो 5 प्लस ये 5 हो गया, ये 5, तो 5 5 10 मीटर हो गया और किधर है तो उत्तर दिशा की ओर। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब यहाँ देखिए आर से एन गया है तो यहाँ पर जो है -4 हो जाए, एन से जे है, एन से जो है जे गया है, ये है -3
4 और जे से एफ गया है ये है -4। इसी तरह सब चल जा रहा है तो हमें देखना है बी से -4 करेंगे तो x आ जाएगा और x जो है 3 में आंसर है। चलिए अगला देखते हैं कि कौन सा होगा। पहले नंबर सिस्टम भी देख लेते हैं। 7 से 11 गया है, 7 से 11 से 11 11 13 13 से 17 और 17 से 19 और 19 से क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या है 23 हो जाएगा। 7 से पराभ होकर अभाज्य संख्याओं के रूप में आ रहा है तो हमारा ये जो हो जाएगा 23 और 23 जो है दोनों में आंसर है। तो चलिए हमारा HH भी इसमें है तो x और 23 किस में आ रहा है C में आ रहा है तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा। कथन कर रहा है n ग्रेटर देन m लेस देन k इक्वल टू l ग्रेटर इक्वल देन i ग्रेटर देन j। निष्कर्ष है l ग्रेटर देन j। l से हमें j तक देखना है। l जो है वो ग्रेटर देन j बिल्कुल है। i के बराबर तो हो सकता है लेकिन ये j से तो बड़ा ही होगा तो हमारा निष्कर्ष जो है पहला बिल्कुल सही है। n ग्रेटर देन l, n ग्रेटर देन l नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि k और l बराबर है यानी l जो है वो बड़ा है m से और m से भी बड़ा है n है तो ये पता ही नहीं चल रहा कि n और l में कौन बड़ा है तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आंसर जो हमारा है केवल निष्कर्ष 1 जो है वो सही है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है तो आप इसमें देखते हैं तो कितना त्रिभुज आते हैं 8 त्रिभुज। इधर देखते हैं तो ये भी 8 त्रिभुज। इसमें जो होता है वो 3 त्रिभुज, इसमें जो है वो 3 त्रिभुज। हमारे पास तो इतना हो गया कि त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये भी बन रहा है, यहाँ से इसमें ये मिक्स करके ये बनेगा, यहाँ से ये मिक्स करके ये होगा, 2 त्रिभुज यहाँ हुआ, तीसरा त्रिभुज ये बना, फिर ये त्रिभुज जो है ये हमारे पास जो है वो त्रिभुज बन रहा है। इस तरह अगर आप कीजिएगा तो टोटल जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो बनेगा 28। क्या है 28 बनेगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और वह संख्या चुने जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर देखिए 8 है, 8 4 12, 12 12 24 2 26, 26 को अगर 2 से भागा देते हैं तो बीच वाला 13 आ रहा है। 8 16 24 4 सबको जोड़ते हैं तो 52 आता है, 52 में से 2 से भागा देते हैं तो 26 आता है। अब इसमें 14 + 22 + 2/2 बराबर वाट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा 6। क्या है वाट बराबर 6। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। क्या है एक और प्लस वाट होगा, इसमें तब होगा जुटेगा, सब जोड़ के 2 से भागा देंगे तो यहाँ जो आना है वो 6 आएगा। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी है। अगर मान लिया कि ये भानु है, क्या है भानु, भानु के ये कोई नानी या दादी की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री की पुत्री है तो इकलौती पुत्री का ये जो हो जाएगी माँ हो जाएगी, भानु के ये क्या है माँ हो जाएगी और उसकी पुत्री जो है वो क्या हो जाएगा इसके बहन हो जाएगी। क्या है बहन और भाई। तो पूछ रहा है भानु का गीता से संबंध पूछ रहा है तो ये भाई हो जाएगा। भानु जो है भाई हो जाएगा किसका गीता का। अगला है विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाला रोग है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी बेरी बेरी है। ए के कमी से कौन होता है रतौंधी होता है। B1 के कमी से क्या होता है जो है B1 के कमी से जो होता है वो बेरी बेरी होता है। क्या है बेरी बेरी जिसका थायमिन रासायनिक नाम है। B2 के रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इससे त्वचा का फटना होता है। क्या है त्वचा का फटना या आँख का लाल होना। अब B3 का जो है वो क्या नाम है रासायनिक नाम नियोसिन है और जिससे मानसिक क्षमता कमजोर होता है। क्या है मानसिक जो क्षमता होती है वो कमजोर होती है। ZNO+C बन जाता है क्या है CO। क्या है CO अभिक्रिया में क्या होता है आंसर हो जाएगा ZNO एक अपचयित होकर ZN का जो है वो निर्माण करता है। क्या है निर्माण करता है। अगला है मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत निष्कर्ष को जो है वो चयन करना है। क्या है चयन करना है। तो प्रत्येक युग्मक में से एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के जो क्या है 2 प्रतिरूप होते हैं। कथन 1 अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। दूसरा कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दोनों कथन सही है। कथन सेकंड कथन का सही भी व्याख्या है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है और इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्लेरन कायमा। क्या है स्क्लेरन कायमा। अगला प्रश्न है कि जीवन परवीन और कानन के बीच एक 17,600 की राशि इस प्रकार विभाजित की गई है कि जीवन और परवीन की प्राप्त राशियों का अनुपात 5:8 था जबकि परवीन और कानन द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात 3:2 था। क्या है 3:2 था। जीवन को उसके हिस्से के रूप में कितनी राशि प्राप्त जो हुई है।
5 और 8 था किसमें, जीवन और प्रवीण में। कानन की बात करें तो इसका जो था वो 3:2 था, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, यहाँ 3 लीजिए। 5 तिया 15, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि जीवन को उसके हिस्से के रूप में कितना मिला है, तो टोटल मिला है जो है और 15 उसमें जीवन का मिला था। 17,600 में 15 निकालना है, तब जब 15 + 24 + 16 नीचे करना होगा, यानी क्या हुआ 17,600, क्या है 17,600 है गुना 15/55, यानी टोटल जो आएगा ये 4800। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ध्यान रखिएगा, अपनी आय का 68% पहले खर्च करती है। 100 था पहले आय, अब जो है 68% क्या करती है, खर्च। क्या हुआ, 68 खर्च करते हैं। अब कह रहे उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि हुई है यानी 115 हो गया है, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया 74.8, है ना। 74.68 के 10%, 6.8 और जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 74.8 हो गया। अब क्या उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 115 में से जो है 74.8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40.2, और पहले कितना था बचत, 32 बचत था, अब हो रहा है 40.2। तो 40.2 में से 32 घटा देंगे बटा 32 गुना 100 कर देंगे तो 25.62% आया, यही वृद्धि हुआ है ना। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। कितने वर्षों के लिए 2500 का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किया जाए कि मिश्रधन जो है 4900 के बराबर हो जाएगा, 4900 के बराबर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर जो हो जाएगा कितना, 4900 माइनस 2500, ये हो गया 2400। समय बराबर निकल जाएगा 2400 गुना 100 बटा 2500 गुना 12 बराबर 8 वर्ष। क्या है, 8 वर्ष। आंसर हमारा हो जाएगा ए। 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर पर घंटे और 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे एक दूसरे को खाली स्थान में पार करेगी। विपरीत दिशा में चल रही है तो विपरीत दिशा में रेलगाड़ियों का सापेक्ष चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। 42 + 48 हो जाएगा कितना, तो 50,090 हो जाएगा। और 90 को अगर मीटर पर सेकंड में करें तो 5/18 से कर देंगे गुना, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना हो गया, तो हमारे पास जो है 230 मीटर 270 मीटर जुड़ जाएगा, तो 230 + 270 जब भागा देंगे 25 से तो आ जाएगा 500 बटा 25 बराबर 20 सेकेंड आ जाएगा। आंसर होगा बी। यदि x जो है x -5 -4 a इस तरह का दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। बस इसे हल करना है, हमारा हो जाएगा x -5, ये हो गया 4a, क्या हो जाएगा ये प्लस में 4a + 6 -3 + 3a, ये हो गया 6a। इस तरह हल करेंगे तो x का जो मान आएगा 60a बटा -20a बराबर -3। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, काली मिट्टी। क्या है, काली मिट्टी। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये स्थित है तेलंगाना में। क्या है, तेलंगाना में। असम में सबसे पहला तेल कुआं का कुआं कहाँ खोजा गया था, और इसका आंसर होगा डिगबोई में खोजा गया। कहाँ, डिगबोई में। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, और सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र। 40 का जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 6 से 10 गया है, कितना हो गया, +4 किया गया। 10 से 20 किया गया है, गुना 2 किया गया। 20 से 24 किया गया, +4 किया गया। 24 से गुना 2 करेंगे तो 48, 48 से +4 करेंगे तो 52। अब 52 से क्या हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 104। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 संगत है और 1 असंगत है, उस संख्या का चयन करें जो अन्य से असंगत है। 63, 84, 49 और 50 में 50 जो है
असंगत है, क्योंकि सभी संख्या जो है 7 से विभाजित, 63 भी 7 से विभाजित हो जाएगा, 84 भी 7 से विभाजित हो जाएगा, 49 भी 7 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 50 नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है 8 छात्र है पी क्यू आर एस टी एक्स वाई तथा जेड दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। दक्षिण की ओर जो है मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि P तथा T के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर देते हैं P, इसके और T के बीच में कितने हैं, 4 छात्र बैठे हुए हैं। Z S के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। Z जो है, Z कहाँ है, तो Z जो है S के बाईं ओर, यानी यहाँ पर अगर हो जाएगा S कहीं पे और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ S देते हैं, तो 2 2 4 चौथे स्थान पे यहाँ Z देते हैं। कह रहा है Z S के बाईं ओर चौथे स्थान पे। R Q का पड़ोसी है। R जो है वो Q का पड़ोसी है, यानी यहाँ पर R होगा, यहाँ पर Q होगा, यहाँ Q दीजिए, यहाँ R दीजिए, कोई भी चलेगा। उसके बाद कह रहा है कि P T के दाईं ओर बैठा हुआ है। P जो है वो T के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा P T के दाईं ओर, तो P T के दाईं ओर सही है। T Z के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। T जो है वो Z के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ये सही है। T X का पड़ोसी नहीं है। T जो है वो X का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर X नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बाई हो जाएगा। यदि T पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है तो दूसरे छोर पे 7वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4 6 1 7वें स्थान पर जब बैठा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बाई। देख लीजिए, कह रहा है कि T पंक्ति किसी एक छोर पर बैठा, तो दूसरे छोर पे, T एक छोर पे, दूसरे छोर से, मैंने इस छोर से देखना है 7वें स्थान पे, 1 2 3 4 5 6 7 7वें स्थान पे जो है वो बाई है। दिए गए कथन और धारणाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथन है, परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। धारणा है, परीक्षा के दौरान मोबाइल से छात्रों को परेशानी होती है। दूसरा, मोबाइल को बंद रखने से उनकी सतर्कता को बेहतर रखने में मदद मिलती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, दोनों निष्कर्ष जो है पालन कर रहे हैं। प्रश्न में दी गई आकृतियों में कौन सी उत्तर आकृति बनती है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, यानी ये डी आंसर आएगा। बी जो है वो किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, आंसर ऐसे बी है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। कप, ग्लास, केतली, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हांडी। जिस प्रकार कप का संबंध ग्लास है, उसी प्रकार केतली का संबंध जो है वो किससे है, हांडी से है। क्या है, हांडी से है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर है जो है लिस्मेनिया, वो द्विविखंडन होगा। लिस्मेनिया जो है द्विविखंडन। ईस्ट की बात करते हैं तो वो होता है मुकुलन। प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तब बहुखंडन हो जाएगा। और हाइड्रा की जो बात करते हैं तो ये पुनर्जन्म हो जाएगा। आंसर जो हमारा 47 के हो जाएगा बी होगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन अभिक्रिया है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया दर पर आधारित होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का अच्छा स्रोत जो है वो है क्या है, सूर्य है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा और कितने जो है सिग्मा बॉन्ड है, यही पूछ रहा है। तो जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन इसे पूरा अगर हम तोड़ते हैं, पहले तोड़ना होगा, तो इधर हो जाएगा H और इधर हो जाएगा H। यहाँ पर डबल बॉन्ड C हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा H, ये C, ये H, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये C H और ये H। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ जो है वो सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो आप देख लीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8 9। आंसर जो हमारा हो जाएगा 9 सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 9। अब पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर एक पाई होगा, यहाँ पर एक पाई होगा। पाई बॉन्ड कितना हो गया, 2 हो गया।
निम्न में कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों को विलयन में मुख्य भूमिका भी निभाता है। एक साइटोकाइनिन होता है, जीर्णता को रोकता है। और ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन खरपतवारनाशी भी होता है। अगला है, प्रजातियों में खाली स्थान जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। वो क्या है? तो वो है परिवर्तन। 3+2√5 एक खाली स्थान है और इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। क्या है? √5 की उपस्थिति के कारण यह एक अपरिमेय संख्या। इतना इनमें से किसके बराबर है, इसको हल करना है। इसे लिख सकते हैं 5 + 3 लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा। -2√5 गुना √3 कर सकते हैं, 2 बाहर नहीं रहेगा। √5 √3 क्या है? रूट के अंदर 15 हो जाएगा। अब इसे लिखते हैं, अंडर कर देते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे तब चलेगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 5 और 3 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 2 × √5 × √3। तो ये क्या हो गया? √5 - √3 के होल स्क्वायर। ये a² + b² - 2ab में टूटा हुआ है। तो जब इसे कर सकते हैं अंडर रूट में तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √5 - √3 हो जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा। आंसर हमारा जो आएगा ये आएगा, तो आंसर होगा ए। अगला है, त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN दो समरूप त्रिभुज है। यदि त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और YZ बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, तो MN का माप क्या होगा? तो दोनों अगर समरूप त्रिभुज है तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बराबर होता है YZ बटा MN के स्क्वायर, यानी 16 बटा कितना हो जाएगा? 25 के स्क्वायर अंडर बराबर 2.4 बटा MN। स्क्वायर वाला इधर चल गया तो रूट में चला गया। यह हो गया 4/5 बराबर 2.4 बटा MN। MN बराबर आ जाएगा कितना? 2.4/4 गुना 5। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर। सही जवाब है ए। एक जल निकासी जो है वो टाइल 42 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है। आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः जो है 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का जो है आयतन कितना होगा? तो टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन जो हो जाएगा 22/7 14/2, क्योंकि दिया हुआ है 14/2 के स्क्वायर -8/2 के स्क्वायर गुना 42। ये हो जाएगा 22/7 7 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा? 42। क्या है? 42। ये हो गया 22/7 गुना 33 गुना 42 बराबर 4356 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो निकला वो क्या निकला? तो यह है टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन। क्या है? आयतन निकला। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4356 किसमें है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। कार्य का कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? तो इसे x मान लीजिए। क्या है? x दिनों में पूरा किया जाएगा। अब कह रहा है 18 कर्मचारी जो है वो 96 दिन में कार्य को पूरा करता है, उसे इक्वेट कर दीजिए। 26 दिन जो है 18 कर्मचारी मिलकर करता है, तो 18 गुना 26 दिन अब प्लस 10 कर्मचारी और जुड़ जाता है, यानी 18 + 10, और ये जो है वो x दिनों तक करता है, तब कार्य पूरा हो जाता है। यही x हमें निकालना है। तो ये हो गया कितना? 18 कॉमन ले लीजिए, कितना? ये 96 हो गया, और ये 18 इधर माइनस में आएगा तो ये 26 हो गया, बराबर हो जाएगा 28। 18 10 28 x हो जाएगा। यहाँ से हो गया 18 गुना 70 बराबर 28x। x बराबर हो जाएगा 18 गुना 70 अब बटा 28। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 45 दिन। अब x नहीं पूछ रहा है तो कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया, कितने दिनों में नहीं, जो बचा वो x माने हैं, तो कुल
मिलाकर जो हो जाएगा वो 45 और प्लस वो 26 दिन जो किया गया है उसका मान निकालना है। तो 45 प्लस 26 कितना हो गया? 45 प्लस 26 जो हो गया वो 71 दिन हो गया। 71 दिन में जो है कार्य समाप्त हुआ। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, कानपुर में है। क्या है? कानपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है और इसका होगा ए 16 सितंबर को। क्या है? 16 सितंबर को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोलकोंडा किला। क्या है? गोलकोंडा किला। ऑक्सीजन, नियॉन, नोबेल गैस शब्दों के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त चित्र का जो है वो चयन करें। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, मान लिया कि नियॉन, ये नोबेल गैस भी आता है तो ये नोबेल गैस हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो बाहर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है? इसे काउंट कर लीजिएगा। जब इसे काउंट कीजिएगा तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? 50 होगा। उपरोक्त श्रेणी में बाएं से 15वें पद के बाएं का छठा पद कौन सा होगा? तो बाएं से जो है 15वें पद में से घट जाएगा छठा पद, तो आ जाएगा कितना? 9वां पद आ जाएगा। और 9वां पद जो आता है वो क्या है? परसेंटेज का। आंसर हमारा सी होगा। प्रश्न आकृति दिया हुआ है, उसके बाद हमें क्या करना है? तो आकृति 1 के संकेतों को 2 स्टेप क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर आकृति 3 जो है प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार आकृति 2 जो है को संकेतों को 180 डिग्री के घुमाने पर आकृति जो है वो सी प्राप्त होगा। क्या है? सी होगा। सी का ऑप्शन में जो है वो ए में है। अगला, यदि कोड भाषा में पोलैंड को इतना लिख सकता है, उसी कोड भाषा में स्पेन को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ जो है पी को लिखा गया है क्या है? 16, ओ को 15, एल के 12, ए के 1 कह सकते हैं, एन के 14, डी के 4, यानी जो स्थानीय मान है वही लिखा गया है। यहाँ पर लिखना SPAIN का। एस का 19 होता है, पी का 16 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा। कथन है सभी पंखुड़ियां फूल है। सभी ये जो पंखुड़ियां है वो क्या है? फूल है। ये हो जाएगा फूल है। सभी पंखुड़ियां जो है वो पीली है। क्या है? ये जो है पीली है। यहाँ पर जो हो जाएगा पीली है। सभी पीले जो है वो फूल है। ये हो गया हमारे पास। अब निष्कर्ष, सभी फूल जो है वो पीले हैं। सभी फूल जो है पीले हैं, गलत है। सभी पीले जो है पंखुड़ियां हैं, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत तथा श्रोता। आंसर जो हमारा हो जाएगा अपेक्षित गति में है। क्या है? गति में है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुक्त ऊर्जा का। क्या है? मुक्त ऊर्जा का। ऊर्जा का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है, अर्थात उत्पादक से शाकाहारी फिर मांसाहारी की ओर होता है। लिंडमान के अनुसार ऊर्जा पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर के जंतु अगले पोषण स्तर को केवल 10% ऊर्जा ही प्रवाहित करते हैं। अगला है, मान लीजिए कि राम फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर एक गेंद रखता है और संगत प्रतिबिंब की दूरियां v को मापता है। u और v के मानों का उपयोग करके राम ने 1/v और 1/u के बीच ग्राफ खींचा। ग्राफ में राम ने पाया कि x और वायु के अंतःखंड क्रमशः जो है 0.1 सेंटीमीटर और 0.11 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। x खंड का भाग जो है वो कितना है? तो वो है 1/v बराबर 0.1 सेंटीमीटर यानी 1/10। तो v बराबर जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी जो हो गया वो कितना हो गया? वो हो गया 10 सेंटीमीटर। बाई खंड का भाग जो है वो क्या है? 1/u है यानी 0.11 सेंटीमीटर है यानी 11/100। तो u बराबर जो हो जाएगा वो 100/11 सेंटीमीटर हो जाएगा यानी वस्तु की दूरी हमें मिल गया। और 10 सेंटीमीटर जो मिला था प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी मिला था। अब हमें क्या निकालना है? अवतल दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र लगा देते हैं। तो f बराबर जो होता है 2uv/u+v होता है यानी 2 × 10 × 100 के बटा 11 बटा ये हो जाएगा 10 + 100/11। बस इसे सोल्व कीजिएगा, यह आ जाएगा 200/21 यानी 9.52
यानी 9.55 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही कथनों को जो है वो चयन करना है। तो उत्तल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, ये गलत है। अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टे और आभासी सीधे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, तो ये सही है। उत्तल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटे या समान या बड़े आकार के होते हैं, ये गलत है। अवतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटे या समान या बड़े आकार के होते हैं, ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 70 के ए, केवल 2 और 4 जो है हमारा सही है। अगला है, एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में आयोजित 4 एक समान प्रतिरोध एक सेल में से संयोजित है। श्रेणी क्रम में है, क्या है, 4 श्रेणी क्रम में है। उसके बाद इनको संयोजित किया जाता है, पुनः उसी सेल के साथ समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और समांतर क्रम में संयोजित किए जाने वाले प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का अनुपात क्या होगा। अब हमें अगर मान लिया कि धारा निकालना है दोनों को अलग अलग में, तो वो देखना है। तो पहला अगर श्रेणी क्रम में होगा तो हमारा क्या होगा कि धारा सभी में बराबर जाएगा, क्या है, बराबर जाएगा। यानी वहाँ जो हमारा होगा आई, वो क्या होगा, आई के बराबर होगा सीरीज में। लेकिन आई जो है पैरेलल में जो होता है वो डिवाइड होता है, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 सभी रेसिस्टेंस में जो है वो अलग अलग जाएगा। यानी ये जो होगा, अब बराबर रेसिस्टेंस है तो बराबर जाएगा, यानी 4I के बराबर होगा। तो अनुपात कह रहा है कि आई सीरीज और आई पैरेलल का कितना होगा, I बटा 4I, आई कट जाएगा, 1/4 होगा, क्या 1/4 होगा। आंसर जो है हमारा डी होगा। एक इतना का मान जो है वो कितना होगा, तो पहले इसका मान निकालिए। तो ये हो जाएगा कितना कि 3 दूनी 6 और 1 7, क्या है 7/3। जब ये ऊपर चल जाएगा तो 5 और ये 7/3 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो हमारा ये कितना है, ये हो जाएगा 7/3, तो सॉरी 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा। तो ये होगा 7×5 = 35, क्या है 7/35, ये हो जाएगा ऊपर 3, 7×5 = 35 प्लस 3/7 हो जाएगा। तो क्या होगा 35 और 3 38, 38/7 हो गया, 7 ऊपर चला गया, तो अब हो गया 1 + 1/1 + 7 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। जब इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 1 + 38/45, सॉल्व कीजिए 1 × 38/45 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी होगा, क्या है सी होगा। 109/100 का दशमलव विस्तार खाली स्थान है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 × 100/100 प्लस 0 × 10, क्या है 0 × 10/100 प्लस इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 9 × 1/100। जीरो करने पर क्या होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये तो हमारा यही जो लिखा गया है 100 9/100 वो लिखा है। यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा प्लस इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा 9/100 हो जाएगा, क्या है 9/100। यानी आंसर जो हमारा है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण के लिए ए का मान ज्ञात कीजिए। ए दिया हुआ एक समीकरण है, उसमें ए का मान ज्ञात कीजिए। बस इसको इधर उधर साइड हमें करना है और लास्ट में फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आइए क्या करना है, हमें इसे लिख सकते हैं tan A + tan 2A + tan 3A। ये इधर है जो इसको माइनस में कर देते हैं, माइनस tan A × tan 2A × tan 3A = 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर tan 3A है, tan 3A के कॉमन ले लेते हैं। तो tan A + tan 2A + tan 3A कॉमन लेते हैं, तो 1 - tan A × tan 2A = 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है हमें कि tan A + tan 2A को रहने देते हैं और इस साइड कर देते हैं। ये -tan 3A 1 - tan A tan 2A हो जाएगा, क्या है tan 2A हो जाएगा। अब tan A + tan 2A बटा ये वाला जो हमारा पोर्शन है उसको भाग में ले आते हैं इधर, 1 - tan A × tan 2A बराबर हो जाएगा -tan 3A। अब इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं 1 + tan 2A बटा 1 - tan A × tan² A को लिख सकते हैं tan A + 2A बराबर -tan 3A। तो ये हो गया tan 3A
बराबर माइनस टेन 3a, इधर चला गया तो टेन 3a प्लस टेन 3a इक्वल टू 0, 2 टेन 3a इक्वल टू 0 हो गया। क्या है? 2 टेन 3a इक्वल टू 0 हो गया। इसे लिख सकते हैं, हमें दो कॉमन ले लीजिए, 3 टेन a माइनस टेन क्यू ए बटा ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर इसे हम कर सकते हैं कितना, टेन a 3 माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 0, नीचे वाला इधर ले जाएंगे तो क्या है, ये वाला 0 हो जाएगा। तो इतना बराबर हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया, 0 के बराबर हो गया। क्या है? 0 के बराबर। इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर a बराबर कितना, 3 लिख सकते हैं। क्या है? 3। तो टेन a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस रूट 3 है, तो या तो टेन 60 डिग्री या पाई बाई 3। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अगर प्लस माइनस, अब माइनस में अगर लेंगे, जैसे मान लिया कि क्या होगा, ये टेन a बराबर रूट 3 होगा एक, और टेन a बराबर जो होगा माइनस रूट 3। तो मान जो a का होगा, a या तो होगा कौन सा, पाई बाई 3 होगा या 2 पाई बाई 3 होगा। तो आंसर जो होगा कौन सा, तो आंसर हमारे पास होगा बी। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 के क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। अंकित मूल्य बराबर जो होगा, अंकित मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटा 100 माइनस छूट परसेंटेज, यानी 360 गुना 100 प्लस 25 बटा 100 माइनस 10, यानी 360 गुना 125 बटा 90 बराबर जो होगा 500। आंसर जो हमारा होगा 500। यदि माध्य 200 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात कीजिए। तो विचलन गुणांक बराबर होगा मानक विचलन, क्या होता है, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100%, यानी 5 बटा 25 गुना 100 बराबर 20%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा पद परिभाषा युग्म जो है वो सही है। तो जल संधि दो भूभागों को मिलाने वाले भूमि की एक संकर पट्टी गलत है। स्थमस दो बड़े जल निकाय को जोड़ने वाले पानी का एक संकीर्ण मार्ग, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा डी। क्या? डी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए अकबर के दरबार में थे। दुनिया के सबसे महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है। आंसर हो जाएगा कोझिकोड। 2 बजे और 3 बजे के बीच कितनी बार घड़ियों की सुइयां एक दूसरे को ठीक जो है वो सामने होती है। 2 और 3 के बीच केवल एक बार घड़ी की सुई एक दूसरे के ठीक सामने होती है। आंसर हो जाएगा ए। जब दर्पण के नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी 6 लोग जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर ए को यहाँ बैठाते हैं तो एफ के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। एफ और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। एफ और ई के बीच में अगर इधर ई देते हैं तो एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी और डी, सी डी के ठीक बाएं बैठा है। सी जो है वो डी के ठीक बाएं बैठा है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, तो बी बच गया है। तो एफ के बाएं और जो बैठा हुआ है आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक निश्चित कूट भाषा में बी बैठा हुआ है, आंसर होगा ए। एक निश्चित कूट भाषा में बेडरूम को 28 और मून को 16 के रूप में लिखा जाता है, तो चेन को कैसे लिखा जाएगा। तो बेडरूम में अक्षरों की संख्या जो है वो कितना है, 3 और 3 6 1 7 है। तो 7 गुना 4 करेंगे तो 28 आता है। इसमें 4 अक्षर है तो 4 गुना 4 करते हैं तो 16 है। इसमें 5 अक्षर है, 5 गुना 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। आंसर जो हमारा है बी होगा। यदि का ए का अर्थ है भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
तो ये हो जाएगा 96/4 - 5 × 7 + 20, टोटल जो आएगा वो 9 आएगा। आंसर हो जाएगा ए। निम्नांकित ग्राफ का उपयोग करते हुए चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0.05 अगर धारा है तो वोल्ट कितना है 3 है। तो वोल्ट बी और विद्युत धारा का ग्राफ को अगर ढाल जो होता है वो tan थीटा होता है, जो प्रतिरोध का मान देता है। क्या है? प्रतिरोध का मान देता है। तो R बराबर होगा tan थीटा बराबर V/I, यानी 15/0.25। क्या है? 0.25, ये 15 देखते हैं, ये आ जाता है 60 ओम। क्या है? 60 ओम आ जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए जो है इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो हो जाएगा कौन सा? तो धारा की दिशा में परिवर्तन बी, केबल जो है वो थर्ड हो जाएगा। अगला है, यदि 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और सभी दूरियों को ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए मुख्य अक्षर पर मापा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः जो है वो क्या होगा? H0 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या C कितना है? 20 सेंटीमीटर। F हो जाएगा कितना? 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। U बराबर कितना है? -40 सेंटीमीटर। तो 1/F बराबर 1/V + 1/U। 1/-10 बराबर 1/V + 1/-40। तो 1/V बराबर 1/40 - 1/10, V बराबर -40/3, यानी -13.3 सेंटीमीटर। M बराबर जो होता है HL/HA हुआ, -V माइनस जो है वो V/U हुआ, यानी H1 बराबर कह सकते हैं 10 × -40/3 बट्टा क्या हो जाएगा? -40, यानी 10/3, यानी 3.33 सेंटीमीटर। 3.33 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा 88 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका चक्र किस क्रम में होता है? आंसर हो जाएगा बी, G1 S G2 तथा M प्रावस्था में होता है। आंसर होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है, उस वस्तु की औसत चाल जो हमें निकालना है। क्या औसत चाल क्या होगा? तो कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलता है। S1 बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 15 मीटर, T1 बराबर होगा 4 सेकंड, S2 बराबर 16 मीटर और T2 बराबर 2 सेकंड। भी एवरेज बराबर जो हमारा हो जाएगा कुल तय दूरी, यानी 15 + 16 बटा कुल लगा समय 4 + 2, यानी 31/6, यानी 5.17 मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा सी। चूंकि 48 144 का महत्तम समवर्तक 48 है, तो 48 144 का लघुत्तम समवर्त LCM इनमें से किसके बराबर होगा? तो लसा बराबर जो होता है वो गुणनखंड, क्या जो दिया हुआ है 48 × 144 गुणनखंड बटा मसा, क्योंकि दो संख्या दिया होता है दोनों के गुणनखंड बटा मसा होता है, यानी 48। आंसर आ जाएगा कितना? 144। डी हो जाएगा। क्या है? डी। P/Q के रूप में 0.037 का रूपांतरण करना है। 37 पे जो है 37 पे रेकरिंग है, तो इसे लिख सकते हैं 0.37 - 0/990, यानी 37/990। आंसर जो हमारा है सी हो जाएगा। यदि बहुपद x² + 9x + 3k के शून्यकों को वर्गों का योग 21 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? k का मान ज्ञात है। x² + 9x + 3k, शून्यकों का योग जो है अल्फा + बीटा बराबर -9/1 बराबर -9 है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर क्या हो गया? 3k/1 बराबर 3k। अब शून्यकों के वर्गों का योग, यानी अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर 21 है। क्या है? वो 21 है। तो 21 बराबर हो जाएगा अल्फा + बीटा के स्क्वायर -2 अल्फा × बीटा। 21 ये रहने दीजिए। अल्फा + बीटा कितना है? -9 के स्क्वायर -2 × 3k। ये हो गया 21 बराबर 81 - 6k। 6k बराबर हो जाएगा 81 - 21, तो k बराबर जो हो जाएगा वो 60/6, यानी 10 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी आएगा। n के किसी न्यूनतम मान के लिए 2n + 2n 6 से पूर्णतः विभाज्य है, जहां n जो है एक पूर्णांक है। क्या है? n एक, तो दिया गया है 2n + 2n 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो माना n बराबर 1 है, तो 2n
2n प्लस 2n बटा 6, n के जगह पर 1 रखते हैं, 2 के पावर जो हमारा हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 बटा 6 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2 बटा 6 यानी 6 बटा 6 बराबर 1। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। मान लें कि x बराबर r cos t, y बराबर r sin t cos u, z बराबर r sin t sin u, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो मान हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर यू प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर यू। यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू। इसका मान 1 हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, आर स्क्वायर फिर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी होगा। इसका मान 1 हो जाएगा, यानी बराबर जो हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट किसी पुस्तक के प्रकाशन के लिए किए गए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट पुस्तक के प्रकाशन में हुए व्यय का प्रतिशत वितरण है। यदि निश्चित संख्या में पुस्तकों के प्रकाशन में रॉयल्टी पर व्यय 43,500 है तो परिवहन, बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर संयुक्त व्यय जो है हमारा कितना होगा? तो पुस्तकों के प्रकाशन में रॉयल्टी पर व्यय कितना है? 43,500, यानी 15% बराबर क्या है? 43,500। तो 1% बराबर हो जाएगा 43,500 बटा 15, यानी यह है 2900। परिवहन, बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर संयुक्त व्यय 10% प्लस 16% प्लस 25% बराबर 51%। तो 51 गुना 2900 ये हो जाए 1,47,900। 1,47,900 आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। अक्टूबर 2024 में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मिस्र। 15 अक्टूबर 2024 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 14 महारत्न कंपनियां थी। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 श्रेणियों में। विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम बीटी पुरस्कार। अगला है वर्ष 2024 में कुल कितनी विभूतियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, 139। 139 में जो है 7 को दिया गया है पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण। 19 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण। और 113 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। क्या है? पद्मश्री। आंसर जो हमारा है कौन सा हो जाएगा? 139। अब बिहार के 7 विभूतियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो 7 लोगों को किया गया है, जिसमें एक को मिला है भूषण मिला है और एक को विभूषण मिला है और एक को मिला है भूषण मिला है। बाकी जो है 5 लोगों को मिला है वो श्री मिला है। क्या है? श्री मिला है। तो आंसर हमारा जो होगा डी होगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।